हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं इब्न इंशा और उनकी मजमून के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चीज आप ये समझ लीजिए, इब्न इंशा जो है बहुत अहम है। इनके सफरनामे उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इब्न इंशा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो याद रखिएगा, आपकी सने विलादत है 1927 और सने वफात है 1979 1979। इब्न इंशा का असल नाम क्या, देखिए इंपॉर्टेंट है। इब्न इंशा का असल नाम क्या है? तो आपका असल नाम है शेर मोहम्मद खां। ये चीज देखिए इंपॉर्टेंट है। और कलमी नाम क्या है? इब्न इंशा। जालंधर में पैदा हुए, यानी पैदा कहां हुए हैं? जालंधर में। तो सने विलादत 1927, सने वफात 1979, असल नाम शेर मोहम्मद खां, जालंधर में पैदा हुए। 1947 में अपने खानदान के साथ लाहौर पाकिस्तान आ गए। 1952 में कराची यूनिवर्सिटी से एमए किया। मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फायज रहे। इब्तिदा में रोजनामा अमरोज लाहौर में फिकाहिया कॉलम तहरीर की। बाद में रोजनामा जंग कराची और अखबार जबल में भी कॉलम लिखे। शायर और मज़ाह निगार की हैसियत से शोहरत मिली। इब्न इंशा उर्दू और फारसी के अल्फाज के साथ मुहावरा, रोजमर्रा और अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल इस बरजस्तगी से करते हैं कि तंज़ो मज़ाह के साथ तहरीर में अदबी शान पैदा हो जाती है। आपके सफरनामे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उर्दू के हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जो निसाब में शामिल होंगे आपसे मिल जाएंगे। जैसे देखिए, आपका एक सफरनामा है आवारा गर्द की डायरी, याद रखना होगा। दुनिया गोल है, चलना हो तो चीन को चलिए। इब्न बतूता के ताक़ुब में दिलचस्प सफरनामे हैं। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये यूजीसी नेट के निसाब में शामिल सफरनामा है, याद रखिएगा। किस्सा एक कवारे का, उर्दू की आखिरी किताब खुमारे गंदुम वगैरह उनकी मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए हैं। ये तसनीफात भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उनको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, उन्हें आप नोट कर सकते हैं। 1955 में उनका शेरी मजमुआ चांद नगर मंजर आम पर आया। शेरी मजमुआ कौन सा है? चांद नगर। इब्न इंशा ने बच्चों के लिए नज़में भी लिखी। बिल्लू का बस्ता के उन्वान से उन नज़मों का मजमुआ शाये हो चुका है। मजमून इश्तिहारात जरूरत नहीं है कि इब्न इंशा की किताब खुमारे गंदुम से माखूज है, यानी मजमून कहां से लिया गया? खुमारे गंदुम से। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी हाईलाइट कर दी गई, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इश्तिहारात जरूरत नहीं है कि एक बुजुर्ग अपने नौकर को फहमाइश कर रहे थे कि तुम बिल्कुल घामड़ हो। देखो, मीर साहब का नौकर है इतना दूरंदेश कि मीर साहब ने बाजार से बिजली का बल्ब मंगाया तो उसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियां भी ले आया कि बल्ब फ्यूज हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है, उसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती खत्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए। कहा जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा कहिए तो लेता आऊं। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया होता ताकि दोबारा जाने की जरूरत न पड़ती। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली। चंद दिन बाद इत्तेफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ तो उन्होंने उसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ लाए तो उनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक के बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कांधे पर फावड़ा। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारुफ कराया, जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वह कफन का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब गस्साल हैं और तीसरे गोरकुन। एक साथ
इसलिए लाया हूं कि बार बार भागना ना पड़े। ऐसे एक बुजुर्ग हमारे हल्के में भी हैं। गली से रेडी वाला हाँक लगाता गुजर रहा था कि अंगूर हैं चमन के, पपीते हैं पेड़ के पके हुए। उन्होंने लड़का भेजकर उन्हें बुलाया और कहा, माफ मियाँ जी माफ कीजिए, हमें जरूरत नहीं। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज किया, इस जहमत की क्या जरूरत थी, वो तो जा ही रहा था, उसे रोकना क्या जरूरी था। बोले, एहतियात का तकाजा था कि उस पर बात वाज़ेह कर दी जाए कि और माजरत भी की जाए, क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। दूसरा ये कि उसे ये गुमान ना गुजरे कि इस घर में शायद बहरे रहते हैं जो उसकी आवाज नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोज कार में हमारे साथ गोलीमार से गुजर रहे थे। एक जगह लिखा है, तशरीफ लाइए, रबड़ी कुल्फी और लस्सी तैयार है। उन्होंने फौरन कार ठहराई और दुकानदार से कहा, पहली बात तो ये कि हमारे पास फुर्सत नहीं, हम जरूरी काम से जा रहे हैं। दूसरे, कुल्फी और रबड़ी हम नहीं खाते, और लस्सी का भला ये कौन सा मौसम है। बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। वह तो बैठा सुना किया और न जाने क्या समझा। कार में वापस बैठे हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की, यहाँ के लोग इन आदाब को क्या जाने, यहाँ तो दावतनामा आता है और उसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से मुतला फरमाइए। जिनको शरीक नहीं होना होता वो भी चुप बैठे रहते हैं। मेजबान को मुतला करना जरूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है, इस बेचारे का खाना जाया हो जाता है। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद उन्हें आदाब से बेबहरा लोगों में से हैं। लोग अखबारात में तरह तरह के इश्तिहारात छपवाते हैं कि हम पढ़कर उनकी तरफ मुतवज्जो हो, लेकिन हम पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं। कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है और टेंडर नोटिस शाये करता है। किसी को हमारे हाथ प्लाट या मकान बेचना होता है। कोई हमें ये इत्तला देता है कि उसने अपने नालायक फर्जिंद को जायदाद से आग कर दिया है, यानी महरूम कर दिया है। कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम उनकी फर्जिंदी कबूल कर लें और जात पात तालीम और तनख्वाह की शर्तें मिनवान वही रखी जाती हैं जो हम में है। कोई हमारे घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है। कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है। बहुत से कॉलेज मुश्ताक हैं कि हम उनके यहाँ दाखिला लें, और बाज़ अपनी कारें और रेफ्रिजरेटर माकूल कीमत पर हमारी नजर करने की फिक्र में रहते हैं। समझ में नहीं आता कि इन सब जरूरतमंदों से आदमी कैसे ओहदाबर हो। बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई कि जहां हमको जरूरत है का इश्तिहार छपता है, वहां हम जरूरत नहीं है का इश्तिहार छपवा दें। हमारी दानिश में इश्तिहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए, किराए के लिए खाली नहीं है। 400 गज पर 3 बेडरूम का एक हवादार बंगला नुमा मकान, जिसमें नलका है और आइन दरवाजे के आगे कारपोरेशन का कूड़ा डालने का ड्रम भी किराए पर देना मकसूद नहीं है। ना उसका किराया 300 रुपये माहवार है, ना 6 माह पेशगी किराया की शर्त है। जिन साहिबों को किराए के मकान की जरूरत हो फोन नंबर इतना पर रुजू न करें, क्योंकि इसका कुछ फायदा नहीं। इत्तलाए आम, राकी मोहम्मद दीन वल्द फतेहदीन किराना मर्चेंट ये इत्तला देना जरूरी समझता है कि उसका फर्जिंद रहमतुल्लाह ना नाफरमान है, ना अवाशों की सोबत में रहता है, लिहाजा उसे जायदाद से आग करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आइंदा जो साहब उसे कोई उधार वगैरह देंगे वह मेरी जिम्मेदारी पर देंगे। आगे देखिए, जरूरत नहीं है। कार मार्स माइंस मॉडल 1959, बेहतरीन कंडीशन में एक बेआवाज रेडियो, निहायत खूबसूरत कैबिनेट, एक विस्पा मोटरसाइकिल और दीगर घरेलू सामान, पंखे पलंग वगैरह किस्सों पर या बगैर किस्सों के हमें दरकार नहीं। हमारे यहाँ खुदा के फजल से ये सब चीजें पहले से मौजूद हैं। औकात मुलाकात 3 ता 8 बजे शाम। अदम जरूरत रिश्ता, एक नौजवान बरसर रोजगार, आमदनी तकरीबन 1500 रुपये माहवार के लिए किसी बासलीका खूबसूरत शरीफ खानदान की तालीम याफ्ता दोशीजा के रिश्ते की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़का पहले से शादीशुदा, खतो किताबत से गैराज में नहीं रहेगी। इसके अलावा भी बेशुमार लड़के और लड़कियों के लिए रिश्ते मतलूब नहीं है। पोस्ट बॉक्स कराची, दाखिले जारी ना रखिए। कराची के अक्सर कॉलेज आजकल इंटर और डिग्री क्लासों में दाखिले के लिए अखबारों में धड़ाधड़ इश्तिहार दे रहे हैं। ये सब अपना वक्त और पैसा ज़ाय कर रहे हैं। हमें उनके यहाँ दाखिल होना मकसूद नहीं। हमने कई साल पहले MA पास कर लिया था। तो ये हो गया इब्न इंशा और उनके मजमून के बारे में
مکمل جانکاری۔ اب اس مضمون میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی معنی پر ہم لوگ غور کر لیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ایک لفظ آیا فہمائش، تو فہمائش کی معنی کیا ہے؟ سمجھانا، ڈانٹنا، تنبیہ کرنا۔ ایک لفظ آیا دور اندیش، بہت سمجھدار، مستقبل پر نگاہ رکھنے والا۔ ان الفاظ پر ضرور غور کیجیے گا، وہ صرف آپ کو اس مضمون میں نہیں کام آئیں گے بلکہ اردو کے اور بھی بہت سارے جگہوں پہ یہ الفاظ آپ کو ہیلپ کریں گے۔ آفاق، افق کی جمع ہے، آسمان کے کنارے کو افق کہتے ہیں۔ حاذق، اپنے فن میں ماہر طبیب۔ غسال، میت کو غسل دینے والا۔ گورکن، قبر کھودنے والا۔ بے بہرا، نااہل، نالائق۔ آق کرنا یعنی حق وراثت سے محروم کرنا۔ منوان کا مطلب ہوتا ہے جو کا تو، حرف با حرف۔ عہدہ برآ ہونا، فرض ادا کرنا، کسی کام کو پورا کرنا۔ برسر روزگار، ملازمت میں کام سے لگا ہوا، ایسا شخص جو بے روزگار نہ ہو۔ صیغہ راز، راز کی بات وہ بات جو چھپا کر رکھی جائے۔ مطلوب، جو طلب کیا گیا ہو، جس کی خواہش کی گئی ہو، جو مانگا گیا ہو۔ مقصود کا مطلب ہوتا ہے مراد، غرض، مدعا۔ تو یہ اس مضمون کے جو مشکل الفاظ وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ امید ہے کہ یہ سیشن، یہ کلاس آپ کے لیے ایگزام میں بہت ہیلپفل ثابت ہوگی۔ اب اس سیشن میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں ان کو میں نے آلریڈی ہائی لائٹ کر دیا ہے، لیکن ایک بار سے جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ان کو میں ضرور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جیسے ابن عیشا کے جو سفر نامے، ان کو ایک بار آپ ضرور دیکھ لیجئے، اور دوبارہ سے آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، چلنا ہو تو چین کو چلیے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ ان کی کتابیں، خاص طور سے اردو کی آخری کتاب اور خمار گندم، یہ دو اہم تصنیفات انہیں آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔